गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है मई 18 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा HRC यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करेंगे। न्यूज़ में क्यों है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फंक्शन क्या है, थोड़ा ये जानेंगे। तो वैसे तो टॉपिक लक्ष्मीकांत से किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे डालूंगा। लिबोर क्या होता है, ये जो लंदन के अंदर जो इंटर बैंकिंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, हमारे बैंकों के साथ ये कैसे रिलेशन में है, लिबोर का क्रिटिसिज्म क्या है और आरबीआई लिबोर सिस्टम से दूर क्यों जाना चाहता है, ये डिटेल में दिया गया है आज के टेक्स्ट सेक्शन के अंदर। हालांकि लिबोर के बारे में हम लोग अपनी जो स्टैटिक पोर्शन होता है इकोनॉमी का उसके अंदर पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इकोनॉमी का आर्टिकल है। उसके अलावा चाइना और कनाडा के बीच में जो रिलेशन खराब हो रहे हैं उसकी थोड़ी सी कहानी हम लोग जानेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए। केरला स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये मूवी नहीं है। ये केरला का जो हेल्थ सेक्टर है वो किस तरह से काम करता है, और स्पेसिफिकली जो टर्मिनली जो इल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वो कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। कोड के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन एक बहुत जबरदस्त एक इवेंट हुआ था, और ये ऐसा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से इंडिया जो है वर्ल्ड सुपर पावर की जो पांच बेसिकली परमानेंट कंट्री हैं, जो कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, इंडिया जो है एक ऐसे क्लब में चला गया था। इंडिया जो है एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन गया था ऑफिशियली उस दिन 1974 में। आपको पता है कि उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी। तो आज के ही दिन 18 मई को हम लोगों ने पोखरण के अंदर, जो राजस्थान में पड़ता है, पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। तो ये पहला टेस्ट किया गया था, और जब ये टेस्ट किया गया, अमेरिकन एजेंसीज को, दुनिया की किसी भी एजेंसी को इसके बारे में पता ही नहीं चला। ये एकदम हम लोगों ने छुप के किया, और जब इसको किया गया पूरी दुनिया सरप्राइज रह गई। क्योंकि इंडिया, अगर आप देखें 1970 का वो दौर था, और इंडिया जो है काफी गरीब कंट्री हुआ करता था, लेकिन इंडिया जो है न्यूक्लियर टेस्ट उस समय यहाँ पे किया। क्योंकि 1962 में चाइना के साथ हमारा वॉर हो चुका था, और इंडिया को थ्रेट था, एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ चाइना। तो इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना था, तो हम लोगों ने ये किया। 1974 में जब हम लोगों ने ये टेस्ट को किया तो इंडिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगाए गए, और एनएसजी बनाया गया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है वो बनाया गया अमेरिका के द्वारा, और दुनिया की कई सारी कंट्री उसके अंदर आई। एनएसजी का बेसिकली पर्पज ये होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, यानी कि जो यूरेनियम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक क्लब बनाया गया, ग्रुप बनाया गया, जिसने ये कहा कि भैया कोई भी कंट्री जो है इंडिया को न्यूक्लियर रॉ मटेरियल यानी कि जो यूरेनियम होता है वो नहीं देगा। वो इंडिया के टेस्ट के बाद ही बनाया गया था। फिर कहानी आगे बढ़ती चली गई, और फिर 1998 के अंदर फिर से हम लोगों ने टेस्ट किया। हालांकि इसकी जो तैयारी है वो नरसिम्हा गवर्नमेंट के अंदर 1995 में शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1995 में जब हम लोगों ने इसको करने की कोशिश की तो अमेरिका की जो सीआईए है उसको पता चल गया, और इंडिया के ऊपर दबाव बना, तो हम लोगों ने इस ऑपरेशन को थोड़ी दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। लेकिन 1988 के अंदर फिर से हम लोगों ने इस ऑपरेशन को किया, और फाइनली 1998 के अंदर पोखरण 2 किया गया, जिसका नाम हम लोगों ने रखा ऑपरेशन शक्ति। ये टेस्ट किया गया था, ये भी मई के महीने में ही किया गया था, और एक्चुअली उस दिन 5 टेस्ट हुए थे। जिन 5 टेस्ट में से जो एक टेस्ट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन था, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन था, और जो 4 टेस्ट थे वो न्यूक्लियर फ्यूजन थे। यानी कि एक हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था, और 4 हम लोगों ने नॉर्मल जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं वो टेस्ट किए थे। तो ये इस तरह से किया गया था। पहला टेस्ट वो किया गया था आई थिंक 13 मई को। पहले 2 टेस्ट हुए थे, और उसके बाद 11 मई को, और फिर 13 मई को शायद 2-3 टेस्ट और हुए थे। तो डेट वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस। तो ये हम लोगों ने उस समय किया था, और इंडिया ऑफिशियली जो है वो क्लब में चला गया। फिर पाकिस्तान ने भी जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उन्होंने भी बड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, और मई 30 मई को पाकिस्तान ने भी जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए थे। हालांकि उनके पास वो तैयार पड़े हुए थे पहले से, सबको इस बात का पता है, वो सिर्फ इंडिया का ही वेट कर रहे थे, तो इंडिया ने किया तो उन्होंने भी कर दिया। तो ये पूरी कहानी बनती है। और 11 मई को, हाँ, जो पहले 2 टेस्ट किए गए थे इंडिया के द्वारा, उसको जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। इसके बारे में अभी शायद थोड़े दिन पहले एक मूवी भी आई थी जॉन अब्राहिम की, मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, मैंने देखी भी नहीं है। अगर आपने किसी ने देखी है तो देखिए, थोड़ा सा नहीं देखे तो देख भी सकते हो। तो 1988 के अंदर जो ऑपरेशन हुआ था बड़ा जबरदस्त माना जाता है, और आज तक के दुनिया के इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशन माना जाता है, जब दुनिया की कोई भी सैटेलाइट एजेंसीज, स्पाइंग एजेंसीज उसको पकड़ नहीं पाई थी। अ, ये देखिए अब्दुल कलाम जी हैं, और ये किस तरह से जो हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे वो सिविल वर्दी में वहां पे जाया करते थे, या आर्मी के कपड़ों में वहां पे जाया करते थे, ताकि किसी को पता ना चले। एक बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशन हुआ, और फिर हम लोगों ने इसको बनाया बाद में। आपको पता ही है
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ही एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट भी बनाया गया, है ना, और आज तक के इंडिया के सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट्स में माने जाते हैं। चलिए, एनएचआरसी इशू नोटिस ओवर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द 13 गर्ल्स इन द यूपी स्कूल। तो यूपी के स्कूल में शाहजहांपुर की बेसिकली घटना है, अनफॉर्चुनेट सी, जहाँ पे एक स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर सिखाते थे एक टीचर, तो उन्होंने कुछ गर्ल्स का वहाँ पे सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन किया और उनके ऊपर आरोप लगे। फिर उन गर्ल्स ने अपनी घर पे जाके ये सब बताया, पता चला पेरेंट्स को, और वो सारी चीजें हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, टीचर को अरेस्ट कर लिया गया। वो सिर्फ उस टीचर को नहीं बल्कि दो टीचर को और भी अरेस्ट किया गया था जिनको इस बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। तो वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, वो भी उसका स्टेटस क्या है, तो ये पूरी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। ठीक है, यूपी की सरकार से मांगी गई है, सरकार से मतलब वहाँ के जो डीजीपी हैं उनसे मांगी गई है। तो ये मामला बेसिकली बनता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन भी माना जाता है, क्योंकि वो जो लड़कियां थी, गर्ल्स थी, जो स्टूडेंट्स थी, उनकी जो एज है वो 12 साल से लेकर 16 साल के बीच में थी। तो दे वर एक्चुअली चिल्ड्रन। तो ये मांगी गई है। तो एच के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। वैसे तो लक्ष्मीकांत के अंदर पूरा डिटेल इसकी पूरा दिया हुआ है, अगर आप पॉलिटी की बुक अपनी पढ़ते हो तो पता आपको चल ही जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है, मैं पहले वो बता चुका हूँ। आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए जिसके अंदर इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इनके बारे में ठीक ठाक सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एटलीस्ट जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। इसके जो कमीशन के मेंबर्स होते हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कौन उसको अपॉइंट करता है, कौन उसको हटा सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया इस तरह आपको होना चाहिए प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। मेंस के परस्पेक्टिव से आप इनके फंक्शंस भी थोड़ा पढ़ सकते हो और इनके चैलेंजेस भी पढ़ सकते हो, मतलब जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी पढ़ सकते हो और सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में बात कर सकते हो। और एक दो रिसेंट जो एग्जांपल्स होते हैं वो आप डेफिनेटली याद कर सकते हो, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो लिखने आपके काम आएगा। जैसे यही वाला आप लिख सकते हो आराम से, आपके पास एग्जाम्पल ही हो गया है ना। चलिए जी, एनएचआरसी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये 12 अक्टूबर 1993 को एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे रीजन क्या था? वो था पेरिस प्रिंसिपल्स। ठीक है, 1991 के अंदर पेरिस, अक्टूबर 1991 में पेरिस के अंदर जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने भी 1993 में एक रेजोल्यूशन पास किया था फॉर द ह्यूमन राइट्स। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में हम लोगों ने ह्यूमन राइट एक्ट जो है वो पास किया था। ये आपको पता ही है कि जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको अपने देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अपने पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करना पड़ता है, जिसे रेटिफिकेशन कहते हैं। उसके बिना वो कानून मतलब उसके बिना वो जो कन्वेंशन है उसको लागू नहीं किया जा सकता। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने इसको किया था। ठीक है, चलिए, इसका बेसिक पर्पज वही होता है कि ह्यूमन राइट्स को जो है वो प्रमोट करना है, ऑल दैट। कंपोजिशन क्या होती है? एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और 5 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन कौन होते हैं? चेयरपर्सन जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। बड़ी बहुत बड़ी बात है ये, सीजेआई होते हैं रिटायर्ड। और भी हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, देखिए इंडिया, और द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द मेंबर्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं रिटायर्ड और चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं रिटायर्ड, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है। मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? मेंबर शुड बी अ सर्विंग और द रिटायर्ड जज। वो अभी प्रेजेंट में हो भी सकते हैं और रिटायर्ड भी हो सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट, और सर्विंग और द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की जज हो सकते हैं मेंबर्स के बीच में। उसके अलावा जो 3 पर्सन होते हैं, वो उनमें से एक वुमेन होनी चाहिए और इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के परस्पेक्टिव से। ठीक है, उसके अलावा ये तो फुल टाइम मेंबर होते हैं जिनकी फुल टाइम जॉब होती है। उसके अलावा पार्ट टाइम जॉब वाले भी होते हैं जिन्हें जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कहा जाता है। इसके अंदर जो है जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर द वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस और चाइल्ड राइट्स, और जो चीफ कमिश्नर ऑफ द पर्सन एंड डिसेबिलिटीज होते हैं, ये हमारे उसके अलावा 6 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 12 हो गए। 12 में से 5 परमानेंट हो गए और 7 जो है वो नॉन परमानेंट हो गए हैं। ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कौन प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट अपने मन से अपॉइंट नहीं करता है। उनके नाम जो रिकमेंड किए जाते हैं वो एक कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। उस कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं जिनके द्वारा वो नाम रिकमेंड किए जाते हैं, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इस कमेटी के अंदर कौन कौन होते हैं? इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो उस कमेटी के हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होती हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं जो पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा में होते हैं। उसके अलावा सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं। तो ये 6 लोगों की एक कमेटी होती है जो नामों को रिकमेंड करती है। ये जो नाम होते हैं ये बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वो तो बहुत एक बड़ी बॉडी है, मैं तो छोटी मोटी बॉडी नहीं है, बड़ी बॉडी है।
चलिए जी, तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। उसके अलावा अच्छा, ये तो अलग से टॉपिक चला गया बीच में स्लाइड आ गई, मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, एनएचआरसी के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं जो जिस पर्पज के लिए हम लोगों ने इसको बनाया था उसको फुलफिल नहीं कर पाता है अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो मैन पावर की कमी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, एक एक रुपए के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। और खासकर जो जितना भी पैसा मिलता है जो ज्यादातर ऑफिस के खर्चे में ही चला जाता है, सैलरी देना, ऑफिस का खर्चा देना, बंगले देना, गाड़ियां देना, बिल्डिंग का रेंट देना, उसमें ही चला जाता है। तो रिसर्च वगैरह यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती है, वो सारी चीजें। ह्यूमन राइट कमीशन जो पेनल्टी वगैरह लगाता है वो भी पूरी तरह से कानून के अंदर मेंशन प्रॉपरली नहीं की गई है, वो सारी चीजें हैं। और ये आपको पता है कि यहाँ पे 3 जज होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है मेंबर के तौर पे। लेकिन इन जज की क्वालिफिकेशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट, ये कानून के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, तो एक्सपर्टीज नहीं होते ह्यूमन राइट्स के अंदर वो। तो ये एक यहाँ पे बड़ी बात है। उसके अलावा ये भी इसके ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई ये एकदम सरकारी बॉडी होती है, स्टाफ जो इनका है वो सारा के सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, और आपको पता ही है कि सरकारी इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं। नंबर ऑफ केसेस जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो मेंबर्स की पेंडेंसी 2-2 साल तक जो है मेंबर को अपॉइंट नहीं किया जाता है, कई बार 3-3 साल तक, तो खाली जगह पड़ी रहती है। भाई जब लोग ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, है ना? और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, हमारे जो कॉलेज होते हैं, स्कूल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी ऐसा कोई करिकुलम नहीं है जिसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। और ज्यादातर जो केस होते हैं ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेज के अगेंस्ट में होते हैं, जिसकी वजह से भी कार्रवाई यहाँ पे काफी स्लो हो जाती है। तो ये थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के बारे में। चलिए जी, आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, लिबोर के बारे में बात करते हैं। लिबोर बेसिकली क्या है? लिबोर जो होता है इसे कहते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, LIBOR। ये होता क्या है मैं आपको अपने हिसाब से इसको बता देता हूं, अगर आप उनको पढ़ना चाहे तो पढ़ भी लेना, कोई इश्यू नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। इस ऑफर्ड का रेट बेसिकली मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, जो कि ऑफर किया जाता है बैंकों के द्वारा। इंटर बैंक का मतलब होता है एक बैंक से लेके दूसरे बैंक में। क्या मतलब होता है इस बैंक का? जैसे मान लो यहाँ पे कोई बैंक है जिसका नाम है ए, एक दूसरा बैंक है जिसका नाम है बी। अब ये दोनों क्या करते हैं, इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है। ए के पास जो है वो सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, और बी को जो है पैसा चाहिए। तो बी जो है ए से पैसा उधार ले लेता है, 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए, आधे घंटे के लिए भी ले सकता है, क्योंकि उसको दिखाना पड़ता है सरकार को कि मिनिमम मेरे पास पैसा है। अब वो जो पैसा है वो फ्री में तो भैया नहीं मिलेगा, है ना? उसके लिए तो इंटरेस्ट रेट लगेगा। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसको बेसिकली इंटर बैंक ऑफर्ड रेट कहते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने कुछ जोड़ दिया है लंदन, ये वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया हम लोगों ने, क्योंकि लंदन के अंदर जो बैंक होता है, लंदन को कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अगर इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, ब्रिटेन यूज टू बी द इंपीरियल पावर, और दुनिया का जो फाइनेंस है वो लंदन से चला करता था। लंदन को एक टाइम पे कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था। तो वो इतिहास की वजह से जो है वो लंदन के जो बैंक्स हैं काफी स्ट्रॉन्ग बैंक हैं, दुनिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो लंदन को जो है एज अ बेंचमार्क के तौर पे यूज करती हैं बहुत सारी कंट्री। तो लंदन के अंदर जो बैंक्स हैं, और सिर्फ लंदन के बैंक नहीं है, वो अमेरिका के बैंक भी हैं जिनकी ब्रांचेस लंदन के अंदर है, जर्मनी के बैंक भी हैं। बेसिकली उनका एक एवरेज होता है कि वो किस रेट पे एक दूसरे को पैसा बोरो कर रहे हैं, और क्या वो इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं। उस इंटरेस्ट रेट को एज अ बेंचमार्क के तौर पे दुनिया भर के बैंकों के द्वारा यूज किया जाता है। इवन अमेरिकन बैंक्स भी उस सिस्टम का यूज करते हैं, इंडियन बैंक्स तो करेंगे ही, है ना? तो बाई चांस मान लो SBI को PNB को पैसा देना है, PNB को पैसा देना है, तो कौन सी इंटरेस्ट रेट देखी जाएगी? ये वाली देखी जाएगी, लिबोर वाली। उसके बेसिस पे जो है मार्केट फिक्स होती है। तो ये होता है लिबोर। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। हमारा लोकल देसी भी है जिसे कहते हैं मीबोर। ठीक है, मुंबई इंटरबैंक जो इंटरबैंक ऑफर रेट होते हैं इसे मीबोर कहते हैं, इंडिया वाला। लेकिन लिबोर जो है वो दुनिया भर में चलता है, और हमारा RBI भी अभी तक लिबोर को ही जो है यूज किया करता था। लेकिन लिबोर के साथ कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, इसके आस पास कुछ कंट्रोवर्सी भी है। कंट्रोवर्सी ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है लिबोर में, ये कौन डिसाइड करता है? ये बेसिकली वहां के बैंक ही डिसाइड करते हैं। तो 4-5 गिने चुने बैंक हैं वहां पे, जो बड़े बड़े बैंक हैं, वो अपना अपना प्रपोजल वहां पे भेजते हैं, और उसके बेसिस पे जो है वो इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है। लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट बैंक है, ठीक है, क्योंकि बाहर तो मोस्टली बैंक प्राइवेट ही हैं, सरकारी बैंक तो है नहीं, क्योंकि वो बैंक प्राइवेट हैं तो इसीलिए कई बार वहां पे मैन्युपुलेशन भी हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक बैंक था वहां पे बर्कलेज, जिसने $160 मिलियन की उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी, क्योंकि 2008 का जब क्राइसिस हुआ था
उस समय उसने ऑर्गेनाइजेशन को जो है झूठ मूठ की इंटरेस्ट रेट की डिटेल्स वहां पे दिया था, मैनिपुलेशन बेसिकली किया था, उसके ऊपर फाइन लगाया गया। तो ऐसे कई बार ऐसे केस आते हैं कि ये जो प्राइवेट बैंक होते हैं भैया, वो अपने प्रॉफिट के लिए कई बार इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे दिखा देते हैं। तो उस वजह से जो है उसके ऊपर वो उतनी रिलायबिलिटी नहीं रही। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लिबोर के अंदर बेसिकली उतनी कैपेसिटी भी नहीं रही है, क्योंकि मोस्टली बैंक तो बैंकरप्ट ही हो गए थे उस समय पे, है ना, लंदन वाले बैंक भी, अमेरिका वाले बैंक भी। तो जिसकी वजह से भी जो है थोड़ा हम लोग दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि लंदन के बेसिकली जो बैंक है वो काफी फ्रजाइल हो गए हैं। और जिस तरह से इंडिया जो है वर्ल्ड पावर की तौर पे उभर रहा है, हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा उससे दूर रहें। इवन हम ही नहीं बल्कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है जो लिबोर का यूज करता है, इन्होंने भी एक नया सिस्टम, ऑल्टरनेटिव सिस्टम डिजाइन किया है, जिसे कहा गया है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, SOFR। ये आपने ध्यान रखना है, प्रीलिम्स वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है टर्म्स के बारे में। तो ये जो सिक्योर्ड ऑफर्ड फाइनेंशियल रेट है, ये बेसिकली अमेरिका के बैंकों के द्वारा किया जाएगा। और आज के बाद जो है आरबीआई जो है इसी को यूज करेगा। लेकिन आरबीआई का जो हमारा जो मीबोर था, आरबीआई उसको भी अपडेट करने वाला है, जिसका नाम रखा जाएगा मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। तो ये बेसिकली SOFR के बेसिस पे हम लोगों ने किया है, क्योंकि हम लोग दोनों ही, अमेरिका और इंडिया, लिबोर से दूर जाना चाहते हैं। अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम आज भी दुनिया का सबसे रोबेस्ट बैंकिंग सिस्टम माना जाता है। तो इंडिया जो है अभी उसको फॉलो करेगा, हम लोग लंदन को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो इसमें और कुछ खास है नहीं, ठीक है, चलिए। तो थोड़ी डिटेल हालांकि मैंने आपको डाला हुआ है यहाँ पे, आप देख भी सकते हो, ठीक है। ये वाला पूरा जो थोड़ा लिबोर वाला इशू है, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो कंटेंट के तौर पे, बाकी कंटेंट आप पढ़ लेना। चलिए जी, क्या कहता है, ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाला गया है, क्योंकि ये बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो रोज रोज जो है उसी सांप की लकीर को पीटने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया कैंसल्स क्वाड मीटिंग इन सिडनी आफ्टर US प्रेसिडेंट पुल्स आउट। तो देखिए भाई, अमेरिका में घर के अंदर ही इतने क्लेश चले हुए हैं आजकल, आपको पता ही है ना। डेट सीलिंग वाला केस हम लोगों ने 2-3 दिन पहले किया भी था, है ना। तो वहां पे रिपब्लिकन्स और जो डेमोक्रेट्स आपस में ही लड़ रहे हैं। तो बाइडेन के भाई 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 साहब के पास उतना टाइम नहीं है कि मीटिंग में आए, तो उन्होंने कहा भाई पहले मेरा घर का क्लेश जो है वो थोड़ा ठीक हो जाए फिर जाकर मैं मीटिंग करूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग होने वाली थी, तो उन्होंने कैंसिल कर दी है। अब देखते हैं मीटिंग कब होगी, हफ्ते भर के बाद भी हो सकती है, 2 हफ्ते भर के बाद भी हो सकती है, तो जब होगी थोड़ा इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है जी। हाँ, लेकिन कोड के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ये तो पुराना टॉपिक है, स्टैटिक सा पार्ट है। तो ये तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाला गया है। लेकिन एक न्यू कोड भी आया है मार्केट में, न्यू कोड, और या फिर आप बोलिए वेस्ट एशिया कोड। यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। ये न्यू कोड क्या है? कोड का बेसिकली मतलब होता है चार, फोर, क्वाड्रिलेटरल, फोर। तो जहां पे चार चीजें कवर होती हैं उसे हम लोग हमेशा क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये नया जो चार है इसे कहते हैं I2U2, ठीक है। I2U2 मतलब इंडिया, इसराइल, USA और UAE। तो चार कंट्री का एक नया ग्रुप बना है I2U2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा गया है वेस्ट एशियन क्वाड, या फिर आप इसे न्यू क्वाड भी कह सकते हो। 2021 के अंदर इसको बेसिकली 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम कुछ और हुआ करता था। उसका नाम था इंटरनेशनल फोरम फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, तो हम लोगों ने इसको इजी कर दिया, हमने इसको बना दिया I2U2। I2U2 देखे, UAE और इसराइल ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैसे आ गए भैया, इनके बीच में तो दुश्मनी हुआ करती थी। इसके लिए किया गया था अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड, जो कि जब मिस्टर ट्रंप हुआ करते थे वहां के प्रेसिडेंट, तब ये किया गया था अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड के आने के बाद फिर इंडिया, क्योंकि वो USA की मीडिएशन के साथ किया गया था, तो हम लोगों ने इंडिया को भी यहाँ पे साथ में ले लिया। I2U2 के अंदर बेसिकली 6 एरिया ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग काम करेंगे। ये बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, एग्जाम में वो पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर नॉट कवर्ड अंडर I2U2। तो अगर आपको पता होगा तो वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी, इस पे आप रट्टा मार लेना, ये आपको पता करेगा। I2U2 का एक मेन जो मोटिव होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ सकता है। तो वो आपको बोल सकता है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ, या फिर गवर्नमेंट ओनली, कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काफी फोकस किया गया है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह, जो ये 6 एरियाज हैं बेसिकली, इसके लिए वो बात करता है, ठीक है जी। चलिए, लेटेस्ट चाइना कनाडा, ये क्या लिखा है, कर्फ्यूवल, ठीक है। क्या है इसका मतलब टसल जो उनके बीच में चल रही है, जो रस्सा कस्सी चल रही है, खींचा तानी चल रही है, उसके बारे में बात कर रहा है।
वैसे तो टॉपिक काफी पुराना है ये, लेकिन ये एक चीज आपको और बताता चलूं, चाइना जो है वो कनाडा का सेकंड लार्जेस्ट जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर है। पहला तो अमेरिका ही है ऑफ कोर्स। तो इनके बीच में जो है रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जब अमेरिका और चाइना के बीच में रिलेशन खराब होने शुरू हुए तो कनाडा के साथ भी खराब हो गए। तो सीधी सी बात है भैया, कनाडा और अमेरिका तो एक ही मान लीजिए आप। और कनाडा को बहुत सारे लोग अमेरिका की कॉलोनी भी बोलते हैं एक तरह से। बट एनीवेज, तब उनके बीच में जब ट्रेड वॉर चलना शुरू हुआ तो कनाडा के साथ भी ट्रेड वॉर चल गया। कनाडा का चाइना और कनाडा का शुरुआत जो है वो कोविड के पहले ही हो चुकी थी वैसे तो, और कोविड में फिर से शुरुआत हुई। तो कनाडा के कई सारे मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बार बार कोविड के ओरिजिन की बात की है कि वुहान की लैब से लीक हुआ है ये वो करके। तो वहां से रिलेशन खराब होने शुरू हुए। फिर जो हवाई की जो सीएफओ थी 2018 में, कोविड से पहले की बात है ये, उसको अरेस्ट कर लिया गया था कनाडा के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर अमेरिकन एजेंसीज ने, सीआईए वगैरह ने आरोप लगाए थे कि वो जो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की चोरी कर रही हैं, और जो कैनेडियन सिटीजन्स है उनके ऊपर जो है वो सर्विलियंस करती हैं हवाई की टेक्नोलॉजी का यूज करके, मोबाइल फोन्स वगैरह जो भी रहते हैं। तो जब ये किया गया तो उसके रिएक्शन में कनाडा ने चाइना ने कनाडा के दो ऑफिशियल्स को जो है अरेस्ट कर लिया था कनाडा के अंदर, चाइना के अंदर। तो वो कहीं काफी टाइम वहां पे रहे, फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया जब अमेरिका की तरफ से जो है उनको क्लीन चिट दी गई उसके सीएफओ को। तो ये मामला और खराब हो गया दोनों के बीच में। फिर कनाडा की कई सारी एजेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने चाइना के ऊपर आरोप लगाया ह्यूमन राइट वायलेशन का, उगर मुस्लिम्स और वहाँ चाइल्ड लेबर वगैरह के लिए लगाया। और कनाडा ने यह कहा कि हम लोग 10,000 यूगर रिफ्यूजीज को अपने यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाएंगे अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो रिलेशन और भी खराब हो गए। फिर चाइना के अंदर जब कनाडा के अंदर जब इलेक्शन हुए तो चाइना के ऊपर आरोप लगाया कि भैया उन्होंने इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस किया है, अपोजिशन के लीडर्स को करप्शन ब्राइब वगैरह दिया है, वो सब चीजें वहां पे चली। तो ये एक होस्टेज डिप्लोमेसी की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। और अभी जो करंट में न्यूज है वो ये है कि भाई एक कनाडा के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, जो कि हांगकांग के अंदर थे, और उन्होंने चाइना के ऊपर आरोप लगाए ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह के। और उसके रिएक्शन में चाइना ने यहाँ पे कुछ किया। और चाइना की सॉरी कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये कहा, कनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी CSIS, कि ये जो माइकल जोंग हैं जो कि कनाडा के रिप्रेजेंटेटिव हैं हांगकांग के अंदर, उनकी जान को खतरा है। और चाइनीज एजेंसी जो है उनको मारने की कोशिश कर रही हैं। तो इसके बाद मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया। और वो सब चीजें हुई, चाइना ने क्रिटिसाइज किया कनाडा को, कनाडा ने क्रिटिसाइज किया चाइना को। तो वो मामला यहाँ पे बनता है। तो जिसकी वजह से झगड़े भैया चल रहे हैं। तो लेट्स होप आगे फ्यूचर में क्या होता है। तो ये बेसिकली जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक नया डेवलपमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं आज के एडिटोरियल की। एडिटोरियल कहता है केरला एन एग्जाम्पलरी स्टोरी इन द पेलिएटिव केयर। ये पेलिएटिव केयर क्या होता है? पेलिएटिव केयर का मतलब होता है ये वो केयर होती है विच इज गिवन टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स हु हैव अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज लाइक कैंसर। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स की टेक केयर की जाती है जिनको लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होते हैं। ठीक है, कैंसर हो सकता है या कोई और लाइफ थ्रेटनिंग, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं, उनको केयर देने की वो बात कर रहा है। बात जो है इन्होंने एक स्टोरी से स्टार्ट की है। वेनाड के अंदर एक पर्सन रहते हैं जिनका नाम है अपाचन, 70 ईयर्स ओल्ड है। इनको एक हार्ट अटैक आ चुका है। तो इनको हॉस्पिटल जाने के लिए कई किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है, ये वो हिली एरिया है। तो ये बेचारे जब तक हॉस्पिटल जाते हैं तब तक और बीमार हो जाते हैं। तो ये इस एग्जाम्पल का यूज करके इन्होंने ये बताया है। अब क्या होता है, अब जो मिस्टर अचपन है इनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनकी पेलिएटिव केयर के लिए हर हफ्ते सरकार की तरफ से एक डॉक्टर वहां पे आती हैं, एक नर्स वहां पे आती हैं, इनके घर पे विजिट करती हैं, इनको फ्री मेडिसिन देती हैं, और डॉक्टर विजिट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से। तो इसे कहा जाता है पेलिएटिव केयर। जब ऐसे पेशेंट्स की केयर की जाती है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो काफी ज्यादा बीमार होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर केरला जो है वर्ल्ड लीडर है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, इंडिया में तो है ही ऑफ कोर्स, इंडिया का तो हेल्थ सेक्टर आपको पता ही है केरला के अंदर वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। वर्ल्ड के अंदर भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो WHO ने तो यही कहा है, WHO ने पैलिएटिव केयर के बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट्स एंड, जो हमने आपको बताया, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, और सांस वगैरह के रिगार्डिंग जो है कुछ चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो वो तो इन्होंने यहाँ पे कहा, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पेलिएटिव केयर का मतलब सिर्फ मेडिकल केयर नहीं होता। ठीक है, पेलिएटिव केयर का मतलब होता है ओवरऑल
केयर होता है, जिसमें फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल सपोर्ट होती है। अब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कई बार उनके जो बच्चे होते हैं वो शहरों में काम कर रहे होते हैं, आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे होते हैं, तो पीछे से अकेले पड़ जाते हैं, तो उनको स्पिरिचुअल इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। और वो यार वो गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती, वो तो कम्युनिटी से ही मिलेगा, है ना। और ये इसीलिए जो पैलिएटिव केयर है वो एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है बेसिकली, जो केरला के अंदर जो है यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरी जगह पे भी होना चाहिए डेफिनेटली। अगर हम लोग देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 4% कवरेज, पॉपुलेशन को ही कवरेज दिया जाता है अंडर पैलिएटिव। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग केरला की बात करें, केरला में आप देखिए 80% जो पैलिएटिव केयर दिया जाता है वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से दिया जाता है। अब इसमें परसेंटेज में कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। पूरे इंडिया में ओनली 4%, केरला में 80%, भैया आसपास भी नहीं है। तो हम लोग केरला से बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी शुरुआत अभी हुई थी। इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत एक्चुअली 1993 में हो चुकी थी, जब डॉक्टर MR राजगोपाल ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे पहली बार काजीकोड के अंदर एक क्लिनिक शुरू किया था मेडिकल कॉलेज के अंदर, कि हम लोग घर पे जाएंगे, लोगों को विजिट करेंगे, वो सारी चीजें करके। बाद में ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ कि 400 कम्युनिटी पैलिएटिव केयर ऑर्गेनाइजेशन केरला के अंदर इस समय चल रही हैं, जहां पे नर्सिस, वॉलंटियर्स, जो कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं और जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनको थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। तो नर्सिस, डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली पूरी तरह से कम्युनिटी ड्रिवन है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो और अभी ये HIV वाले पेशेंट्स को, जो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनको स्पाइनल इंजरी वगैरह हो चुकी है, उनकी भी टेक केयर करता है। तो ये बेसिकली एक तरह से आप समझ लिए कम्युनिटी ड्रिवन एक सोशल सपोर्ट सिस्टम भी है, जिसके अंदर मेडिकल, सोशल, फाइनेंशियल और सारी टेक केयर जो है वो पेशेंट्स की की जाती है। तो यहाँ पे बार बार वो कम्युनिटी मॉडल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फिर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और पुश मिला 2008 के अंदर, जो वहाँ की जो लेफ्ट गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट, उसने जो है केरला की सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैलिएटिव केयर को जो है ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। हालांकि चैलेंजेस के अंदर खूब सारे आते हैं, बट स्टिल अभी भी बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से काम करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरे केरला के अंदर ये सिचुएटेड है, ज्यादातर जो अर्बन सेंटर्स हैं उनमें थोड़ा से ज्यादा काम करता है, बट स्टिल अभी भी बहुत बढ़िया यहाँ पे काम करता है। इवन 2018 के अंदर केरला में जो फ्लड आया था, वहां पे भी पैलिएटिव जो केयर यूनिट्स बनी हुई हैं, उन्होंने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पे भी काम किया है। और कोविड-19 की पॉलिसीज को जब इम्प्लीमेंट करना था, तब भी जो है काफी सारी चीजें वहां पे की गई थी। तो इस समय आप देखिए एक 841 इंडिया के अंदर टोटल 908 पैलिएटिव केयर सेंटर हैं, जिनमें से भैया 841 तो सिर्फ केरला के अंदर ही हैं। तो बाकी इंडिया के अंदर क्या है, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। तो ये जबरदस्त काम करता है पैलिएटिव केयर चीजें। और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस इंप्लीकेशन अगर आप देख लीजिए, ओनली 14% ऑफ द पेशेंट हु नीड पैलिएटिव केयर वर्ल्ड वाइड रिसीव इट। बड़ी बात है ये। दुनिया में सिर्फ 14% पेशेंट को ही पैलिएटिव केयर मिलता है, जबकि केरला के अंदर 60% पेशेंट्स को मिलता है। बहुत ज्यादा, ग्लोबल एवरेज से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे काजीकोड के अंदर पैलम इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल भी है, तो वो सब मिलकर आपस में काम करते हैं, डॉक्टर, नर्सेज, वॉलंटियर्स वगैरह वो सब यहाँ पे रहता है। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन समय तो डेफिनेटली लगता है। तो 1993 से इसकी शुरुआत हुई, फिर बाद में गवर्नमेंट ने 2008 के बाद इसको पुश किया, और आज केरला की ये हालत है। और मतलब ये अच्छी बात है कि वहाँ पे जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। यूरोपियन कंट्री से आप उनको कंपेयर कर सकते हो। तो इंडिया के जो दूसरी स्टेट्स हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वहाँ की मॉडल को ऑफ कोर्स वहाँ से सीख सकती है, उसको दूसरी स्टेट्स के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो अच्छी चीज है, चलिए जी। तो आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ टॉपिक अपने पास बचा हुआ है। एक दो टॉपिक आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए डाला हुआ है, क्लाइमेट चेंज वाला, थोड़ा आराम से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।